जय हिंद। कर्तव्य पथ जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मगध के उत्कर्ष का वो अंतिम वंश जिसने मगध के उत्कर्ष में योगदान रहा, उसी के विषय में आज हम बात करेंगे। साथियों, हमने कोशिश किया है इस वीडियो में कि हर वो बात, हर वो सवालात, हर वो फैक्ट एक वीडियो में आ जाए जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको हम बताते हुए चलेंगे। तो आज चलिए हम नंद वंश की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो नंद वंश का जो शासन काल रहा वो 344 बीसी से 323 बीसी तक रहा। साथियों, मगध के उत्कर्ष में जो है, मगध के उत्कर्ष में के क्रम में सबसे अंतिम वंश जो था वो नंद वंशी था। साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास के अनुसार जो है नंद वंश जो था वो काफ़ी शक्तिशाली और अधिक धनी वंश था पूरे भारत में। मौर्य के पहले नंद वंश जो था काफ़ी शक्तिशाली और धनी वंश था, लेकिन एक नालायक पुत्र धनानंद ने नंद वंश का समाप्ति का कारण बना, जो आगे हम वीडियो में बताएंगे। बने रहें। तो साथियों, ये नंद वंश जो है शिशुनाग वंश के बाद आया था। साथियों, शिशुनाग वंश के एक शासक हुआ कालाशोक। ऐसा किंवदंती है, ऐसा कहा गया है कि वो अपनी राजधानी में घूर रहा था और एक अनजान हमलावर आया और उसको गला रेत कर हत्या कर दिया कालाशोक को। वो जो हत्यारा था वो कोई और नहीं था बल्कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ही था। साथियों, महापद्म नंद जो था शिशुनाग वंश को ख़त्म करके नंद वंश का नींव मगध के साम्राज्य में खड़ा किया था। साथियों, यहाँ से परीक्षा में कुछ सवाल फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आइए नंद वंश की यात्रा को शुरुआत करते हैं। साथियों, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। साथियों, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को ख़त्म कर नंद वंश की नींव मगध साम्राज्य पे डाली। साथियों, भारतीय और विदेशी साक्ष्यों के आधार पे नंद को शूद्र कहा गया। ये शूद्र निम्न कुल के थे। ये प्राचीन और विदेशी साक्ष्य, यदि हम भारतीय और विदेशी साक्ष्य के आधार पे नंद वंश को शूद्र कहा गया है। यदि हम भारतीय साक्ष्य की बात करें तो पुराणों ने भी इसे शूद्र कहा और ये निम्न कुल के थे, ऐसी बात पुराणों में। तो हम यदि महापद्म नंद के विषय में और बात करें तो मगध का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो नंद राजा हुआ ये महापद्म नंद ही था। महापद्म नंद ही था। इस कारण इन्हें विभिन्न उपनामों और विभिन्न उपाधियों से जाना जाता है। इनके विभिन्न उपनाम उपाधि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए इनके विभिन्न उपाधि और उपनाम के नाम से हम पढ़ेंगे। पहला इनका उपनाम था कलिक का अंश। एक ये भी उपनाम था, लेकिन ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है जिस पे रेड डॉट लगा हुआ है। साथियों, इसे सर्व छत्रांतक कहा गया। नंद वंश को कई बार ये परीक्षा में पूछा गया। सब छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। परशुराम का अवतार भी इन्हें कहा गया है। नंद वंश के जो महापद्म नंद थे इनको, क्योंकि परशुराम भगवान ही
बहुत बार, अब सबसे अधिक बार क्षत्रियों के नाश किया। उसी दौर में कुछ इतिहासकारों ने इसे परशुराम का अवतार कहा है। उसके बाद इसका एक और नाम है भार्गव, ये भी पूछा जाता है। इसने एकराट की भी उपाधि ली, धारण की है, ये भी पूछा जाता है। 3 बहुत प्रमुख है, सर्व छत्रांतक, भार्गव और एकराट। ये परीक्षा में पूछा गया है, आप गाइड को देख सकते हैं। साथियों, महापद्म नंद ने अपने शासन काल में सभी राजवंशों पर अपने पराक्रम के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त किया। भारतीय इतिहास में पहली बार एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया महापद्म नंद ने। इसके विषय में एक और क्वेश्चन, सवालात पूछे जाते हैं कि ये अशोक के से पूर्व जो है इसने कलिंग को विजित कर लिया। अशोक से पहले कलिंग को जब जीतने वाला शासक था तो महापद्म नंद। ये परीक्षा के लिए VVI सवाल है, ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद जब ये कलिंग को विजित किया तो वहाँ एक जीन की मूर्ति लाकर मगध में स्थापित कर दिया, मगध में स्थापित किया। उसके बाद सिंचाई के लिए एक विशाल नहर का निर्माण कराया महापद्म नंद ने। बहुत मगध के उत्थान के लिए इसने बहुत ही आधारशिला रखा और उस पर कायम रहा और उस क्षेत्र में काम भी किया। लेकिन इसके जाने के बाद इनका एक अय्यासी पुत्र, एक अय्यासी, एक मदिरा पान करने वाला पुत्र ने महानंद वंश को अपने हाथों से निकाल दिया। बाप ने जो काम किया वो पुत्र ने उसे चंद दिनों में मगध का जो सत्ता था नंदवंश का वो इनके हाथ से निकल गया। तो चलिए हम अब इनके पुत्र, इनके उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, पुराण और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महापद्म नंद के बाद नंद वंश में 8 उत्तराधिकारी अंतिम रूप से हुए। लगभग महापद्म नंद जाने के बाद इन्हें 8 पुत्र पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया। साथियों, उसमें जो अंतिम पुत्र था धनानंद था, जो अय्यासी प्रवृत्तिक था, मदिरा पान करने वाला था, वो सत्ता का सुखभोगी था। साथियों, हम धनानंद के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले इनके जो 8, कहीं 9 पुत्र हैं, यहाँ तो 9 पुत्र की बात करेंगे हम धनानंद लगा के, तो उसका नाम हम बता देते हैं। बहुत कम बुक में है। पहला है उग्रसेन, यहाँ महापद्म, पांडुका दूसरा पुत्र, पांडुगति तीसरा, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद, सानक, 10 सिंह, सिद्धक और कैवर्त और धनानंद। ये अंतिम पुत्र था जो नंद वंश के विनाश का कारण था। साथियों, धनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था, ये पूछा जाता है। और ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा या जैनेन्द्रमीज। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अग्रमीज किसका उपनाम है या उपाधि है, जैनेन्द्रमीज किसका उपनाम उपाधि है। तो ये धनानंद का नाम का उपाधि है। साथियों, इसके साथ एक घटना हुई। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ इस धरोहर को कहा है
कहाँ पे नहीं है, पिरोया नहीं गया है, लेकिन हमारे देश भारत जो है यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय पुराने धरोहर को संजोगा गया। उसी में एक आचार्य थे जिनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। उसने जो है एक अर्थशास्त्र का उसने रचना भी किया है। उसी समय धनानंद के समय में जो है तक्षशिला के आचार्य थे। साथियों, वो काफ़ी विद्वान, प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वहीं दूसरी ओर नंद वंश के जो राजा थे धनानंद, वो काफ़ी अय्यास, मदिरा पान करने वाला, लफुआ किस्म का राजा हुआ करता था। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि विद्वान सर्वत्र पूजते, राजा स्वदेशे पूजते। और विद्वान आदमी जो होता है, जो देश का पढ़ा लिखा होता है, वो राष्ट्र का भलाई का काम सोचता है। उसी क्रम में एक दौर था, मकदूनिया यूनान का एक राजा हुआ जिसका नाम सिकंदर था। उसने विश्व विजयी का सपना देखा और इस विश्व विजयी के लिए वो विभिन्न देशों को जीतते हुए आगे निकल पड़ा और वो भारत की तरफ कूच कर चुका था। पर्शिया तक लगभग वो पहुंचा तो आचार्य जो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ पाकिस्तान में था, उन्हें, वो तो बुद्धि से आचार्य थे लेकिन उनके पास शक्ति नहीं थी। शक्ति के लिए उसने नंद राजा धनानंद के शरण में जाने का प्लान बनाया ताकि इस देश भारत मगध साम्राज्य को बचाया जा सके। साथियों, कौटिल्य ने यूनानी जो शासक सिकंदर था उससे भारत को बचाने के लिए नंद राजा धनानंद के दरबार में प्रवेश किया, कूच किया, आगमन हुआ मगध की धरती पर, क्योंकि उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। लेकिन जब ये विद्वान व्यक्ति धनानंद के दरबार में पहुँचे तो इनके पास कुछ प्रपोजल था, कुछ योजनाएं थी जो भारत देश को सिकंदर से बचाया जा सके। उसने उस राजा धनानंद के पास योजना रखने का कोशिश किया, जिसमें पहला था मगध की सुरक्षा का सवाल। उसके बाद दूसरा उन्होंने प्रपोजल रखा कि भारत की सीमाओं का सुरक्षा का सवाल। तीसरा उसने ये रखा कि पूरे भारत में मगध का उत्तरदायित्व का सवाल। ये सभी सवालात सिकंदर के आक्रमण से पहले का चाणक्य के द्वारा रखा गया नंद के दरबार में। लेकिन नंद वंश के जो राजा थे धनानंद, कौटिल्य, उसने धनानंद को एक और इससे बचने के लिए प्रपोजल दिया कि आप यदि सिकंदर के आक्रमण से बचना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए। काम वो था कि जो जो छोटे राज्य थे, सीमांत राज्य और एक गंधार, ये दोनों मगध के शासन में नहीं था। तो कौटिल्य ने धनानंद को समझाने की कोशिश किया कि ऐसा किया जाए कि जो सीमांत राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, और गंधार को संधि और शर्त के द्वारा आप आपस में मिला लिया जाए। और जब तक वो अभी पर्शिया में, जब तक वो हिंदुकुश पहुंचता है, तब तक जो है इन गंधार और छोटे छोटे राज्य, सीमांत राज्य को अपने संधि और शर्त के आधार पर अपने अंडर में ले लिया जाए और सभी साथ रहकर लड़ा जाए तो हम सिकंदर से बचा जा सकता है। ये सवालात जो है नंद राजा
नंद राजा ने को विष्णुगुप्त कौटिल्य ने रखा, लेकिन वो तो शराबी अय्यासी, उसे क्या पता था कि राजकाज क्या होता है। साथियों, उसने क्या किया, उसने उल्टे उस आचार्य कौटिल्य को अपने दरबार से घसीटते हुए बाहर कर दिया, बेइज्जती की एक विद्वान आदमी को। उसी समय धनानंद के बेइज्जती को एक चुनौती में लेकर चाणक्य विष्णुगुप्त ने अपनी शिखा को खोल दिया, क्योंकि ब्राह्मणों का मुख्य शिखा ही होता, और उसी समय प्रण लिया कि जब तक मैं नंद वंश को समाप्त नहीं करूँगा तब तक हम अपने शिखा को नहीं बांधेंगे। और उसी समय वहाँ से निकल पड़े, ये योजना बनाकर, ये चुनौती बनाकर। और हम जब मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक खेल खेल रहा था राजकिल्लम, वहीं से चाणक्य उसे उठा के तक्षशिला ले गए। और जब चंद्रगुप्त मौर्य को सारा बुद्धि बल विद्या से जब पूरा निपुण कर दिया, तो एक समय नंद वंश पे मगध पे आक्रमण कर नंद वंश के राजा धनानंद कर हत्या कर मगध साम्राज्य की नींव, मौर्य साम्राज्य का नींव खड़ा किया। साथियों, हम अब बात करेंगे इन अय्यासी दुराचारी के शासनकाल की। यही मेन कारण रहा नंद वंश का विनाश का, मगध से हटने का। तो चलिए कुछ और फैक्ट हम देखते हैं। साथियों, धनानंद के समय 325 ईस्वी में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। इस समय इसके सेनापति थे भट्टसाल, और इसके आमत मंत्री को बोला जाता है। मंत्री थे शकटार और राक्षस, ये दो मंत्री थे। इन्हीं के बदौलत सिकंदर से जो है लड़ने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए ये इनके पास ये हथियार था। सिकंदर जो आक्रमण कर रहा था, इस तरह आक्रमण भारत की नक्शा को देखें हम तो ऐसे इधर से आक्रमण कर रहा था, हिंदुकुश से इधर से। तो और लास्ट में ये तो अय्यासी मदिरा पान में ही रह गया। अंत में 324 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मगध साम्राज्य पे नींव डाल दी। साथियों, इस प्रकार धनानंद का अंत हुआ और मौर्य वंश का मगध साम्राज्य में आगमन हुआ। अब हम मौर्य साम्राज्य पे बात करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मुख्य बातें ये परीक्षा में पूछा जाता है। उपाधि, कलिंग को विजित करने वाला अशोक से पहले। उसके बाद पूछा जाता है ये धनानंद के समकालीन और लेखकों ने इसे अग्रमीज या जैंद्रमीज कहा। यही सवालात पूछे जाते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि हर वो बिंदु जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसे हम दें। आपको कैसा वीडियो लगा? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।